हेलो एवरीवन। आज हम लोग थर्मो के बेसिक्स को तीसरा लेक्चर है ये। तो बेसिक्स के लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस दो लेक्चर थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हो तो एक बार और वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ये थर्ड लेक्चर है आपके बेसिक्स का, और 5-6 लेक्चर और आगे चलेंगे। तो अब से लेक्चर जो है आपको कंटिन्यूस मिलेंगे, हर पर डे, एवरी डे यू विल गेट लेक्चर इन मॉर्निंग। तो अब तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, लेक्चर को बार बार देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। और अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज अपन डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को। आज अपन डिस्कस करेंगे किसको? प्रॉपर्टीज को। आखिर प्रॉपर्टी होता क्या है? जैसे आप लोग के सिलेबस में थर्ड जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब प्रॉपर्टी क्या होता है पहले ये तो देख लें, प्योर सब्सटेंस क्या होता है तो अपन समझ गए, प्रॉपर्टी क्या होता है वो तो देख लें। तो बेसिक्स इसलिए क्लियर होने बहुत जरूरी है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि 90% क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग के इस 3 टॉपिक से बेसिकली जो भी आता है वो बेसिक से ही आता है, बेसिक के बाहर नहीं आ रहा है। और जो 2-4 क्वेश्चन बढ़िया पूछे गए हैं तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि वो देखो, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, अपन को तो हर चीज में तैयार रहना है एकदम। बॉल कैसी भी आए अपने को छक्का मारना है, सीधी सी बात है। आज का जमाना ऐसे ही चल रहा है। तो आज अपने मेन टॉपिक पे अपन आगे बढ़ते हैं। और आप लोग कमेंट जरूर करिए करिए कि भाई आपको कैसा, आपका जो भी रेस्पॉन्स है वो तो लाओ यार सामने। ये तो मालूम कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें क्या सुधार की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग, मैं देख रहा था कि कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे थे। तो अब जो वीडियोस पहले से बना दिए गए हैं उसके पीडीएफ को तो सेव नहीं किया गया है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है ना। तो इसमें पीडीएफ नहीं बनता है, इसमें एक्चुअली हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बनाते हुए। तो ये कोई पीडीएफ में तो काम कर नहीं रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है इसका पीडीएफ बनाना, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे और प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो से पीडीएफ कैसे कन्वर्ट होता है वो देखेंगे, क्योंकि आप लोग को तो कुछ करोगे नहीं, सब आपको बना बनाया चाहिए। और हम लोग तो बैठे ही हैं देने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सीधा अपने लेक्चर में आ जाते हैं, फालतू टाइम वेस्ट किए। और लेक्चर का आप थोड़ा रेस्पॉन्ड दिया करो कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना। क्योंकि देखो, ऑनलाइन क्लास में कुछ ऐसा माध्यम है ही नहीं कि आप यहाँ जो बैठा है शख्स और जो सामने जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनके बीच ऐसा कोई कम्युनिकेटिंग, कोई भी ऐसा मतलब माध्यम है ही नहीं, कोई ऐसा मीन्स है ही नहीं जिससे हम लोग बात कर सकें। तो जो यूट्यूब में जब आपकी ये वीडियो जाता है तो उसमें जो आप कमेंट जरूर लिखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं 50 बार बोला हूँ कि जरूर बताइए करिए, क्योंकि अगर आप अभी कवर नहीं करेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा पार्ट है। ये मत सोचना कि मतलब मैं परीक्षा के 1 महीने पहले कवर कर लूंगा। आपका परीक्षा के 1 महीने सिर्फ रिवीजन होता है, और इसीलिए 10 जुलाई तक आपका 10 जुलाई तक आपका पूरा कवर हो जाएगा। और इसलिए पहले अभी जितना मतलब 1 महीना तो सिर्फ थर्मल, ये आप इंजीनियरिंग ही करिए, जनरल इंजीनियरिंग, और इसको पूरा कंप्लीट करिए। नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 1 महीना सिर्फ रिवीजन करना है अपना, सिर्फ जितना दम लगाना है लगा लो। अगर अगस्त में एक बार हुआ तो फंस जाओगे ना। अभी एकदम जनरल इंजीनियरिंग में फोकस करिए, खूब पढ़िए इसको, खूब पढ़िए। तो आज अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज। तो कैसा लगा डिजाइन? आप लोगों को तो बढ़िया लगा होगा ये, हाँ? दिल विल बन गया है तो फिर अच्छा तो लगता ही है। और जिनका टूटा होगा तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो भैया, सीधे से आधा सीधा सपाट बात करो, नहीं तो ये सब तो टूटता ही रहता है। तो आज अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज।
लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन कैसे करोगे भाई। पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन कैसे करोगे। प्रॉपर्टीज देखो वो चीजें है ना जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। मतलब वो चीजें वो चीजें विच विच कैन बी क्वांटिफाइड, विच कैन बी क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड, विच कैन बी क्वांटिफाइड। देखो क्वांटिफाइड प्रॉपर्टीज वो चीजें हैं जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वांटिफाई का मतलब ये होता है जिसको आप नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर इस फॉर्म पे लिख सकते हो तो आप उस चीज को प्रॉपर्टी कह सकते हो। जैसे प्रेशर, प्रेशर क्या लिखते हो 50 बार 60 बार 70 बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 136 mm ऑफ Hg। प्रेशर को ऐसे लिखते हैं ना, क्वांटिफाई कर रहे हो ना, नंबर के फॉर्म में लिख रहे हो ना। टेम्परेचर 130 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिसको आप नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो वो प्रॉपर्टी होता है। और प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, पहला इंटेंसिव और दूसरा एक्सटेंसिव। थर्मोडायनेमिक्स में जो अपन पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं ये है क्या, ये क्या नौटंकी है भाई, इसको नौटंकी थोड़ा समझा जाए क्या है। प्रॉपर्टीज बेसिकली प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना आपके, ये टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स टू टाइप्स के आपके प्रॉपर्टी होते हैं। और ये दोनों टाइप अपन देखेंगे, दोनों टाइप अपन देखेंगे अच्छे से। अब इसको थोड़ा, सबसे पहले तो इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। अब टू टाइप्स की प्रॉपर्टी देखो यार, बहुत हो गया। हाँ तो पहला है आपका इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा होता है आपका एक्स एक्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों में क्या फर्क है भाई, बड़ा बकवास सुन रहे हैं हम लोग। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मतलब मास से उसको कोई मतलब ही नहीं है, मास का एकदम, मास को मान लो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास को अपनी स्वतंत्र समझती है। सीधी सी बात, एकदम 36 का आंकड़ा है इसका, मास से कोई लेना देना नहीं। जब मास से कोई लेना देना नहीं है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए इसमें लिखो क्या, इंडिपेंडेंट, 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 इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास से कोई वास्ता नहीं है भैया, यहां तो मास से ही मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी जो मास में डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो भी प्रॉपर्टी का मास से कोई लेना देना नहीं है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी देखेंगे यार, अभी देखेंगे। देखो अब थोड़ा एग्जांपल देख लो। प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी ले लो, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी, और भी कुछ लेना है, बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। थर्मल कंडक्टिविटी ले लेते हैं अपन, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक एक टर्म को देखेंगे कि भैया ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी हैं, ऐसे हवा में कोई बात नहीं होगी, एक एक टर्म को देखेंगे ताकि जिंदगी भर घुस जाए दिमाग में कि हाँ ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्यों है मालूम चल जाना चाहिए। आज जिंदगी भर घुसा रहेगा माइंड में, ऐसा ऐसा एग्जांपल दूंगा ना कि दिन घुसा रहेगा, कोई चाक रवे नहीं निकाल पाओगे, तुम चाहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास, अरे भैया मास की बात करो तो मास कैसे छोड़ सकते हो यार, वो खुद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास की बात हो रही है और मास ही ना हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो फिर क्या मतलब, तो मास तो रहेगा। अब वॉल्यूम और मास में अब कहा बोले यार, जितना वॉल्यूम उसमें जितना सामान भर दो उतना ही मास है ज्यादा। सो दैट इज वाई वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ले लो यार, और ले लो, नहीं बोलोगे कि भाई ऐसे नौटंकी कर रहा है, ले लो ले लो और ले लो। एनर्जी, एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है दुनिया में, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी टाइप्स की एनर्जी है, सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सारी। जैसे 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 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी। तो भैया ये सारी की सारी मास डिपेंडेंट हैं, ये मास डिपेंडेंट हैं, याद रखना। ये सारी चीजें जो हैं ये कौन सा डिपेंडेंट है, मास 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 मास। जब भी एक्सटेंसिव की बात होगी तो मास को कोई रोक नहीं सकता। अब मास आकर बोलेगा दम है तो रोक ले। जब भी एक्सटेंसिव की बात होगी, नो बडी कैन स्टॉप मास, मास पे बात करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी इंटेंसिव की बात होगी तो मास से तो कोई मतलब ही नहीं ना यार, मास से कोई भी मतलब नहीं है, मास की बात ही नहीं करेंगे। और एक बात और, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में एक और लिख लो, मैंने सोचा कि पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो अब लिख ही लो, जब लिखी है इतना बकवास हम लोग लिख ही रहे हैं, थोड़ा और बकवास सही भाई, सही बात है ना, इसमें डेंसिटी भी ऐड कर लो यार, डेंसिटी भी ऐड कर लो। चलो अब तुम सोचोगे कि डेंसिटी कैसे नहीं है भैया, डेंसिटी इंटेंसिव कैसे हो गया, ये तो मास डिपेंडेंट है, ऐसा चल रहा होगा ना। अभी देखो अभी देखो, अभी तो समझाया कहा है मैंने, तो ये सिर्फ थ्योरी था बस। आपके ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यही आएगा, ये पन्ने को फोटो खींच के रख लो, प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है आपसे कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, एनर्जी मास वॉल्यूम, बस यही सब है और क्या है। अब देखो, अरे बाप रे, पढ़ाते पढ़ाते जो है मामला गड़बड़ा जाता है कभी कभी। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, एक और टर्म लिख लो यार, बाद में फिर ये हो ना हो कि भाई बताया नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, तो आप लोग बार बार मैं उस शब्द को मैं बार बार यूज करूंगा ना, इसलिए एक टर्म पहले लिख लो। क्या लिखना है, स्टेट क्या होता है, स्टेट समझ लो यार, स्टेट समझ लो। स्टेट किसी, स्टेट बेसिकली होता है आपका कंडीशन, कंडीशन क्या, कंडीशन ऑफ सिस्टम, किसी भी कंडीशन, किसी भी सिस्टम का कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वही है आपका क्या, स्टेट। मतलब मान लो एक बीकर है, एक कंटेनर है, उसमें आप पानी रख दो और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के बराबर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो रखा हुआ है 1 बार पे, तो उसका स्टेट क्या है, प्रेशर कितना है 1 बार, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका स्टेट क्या हो गया, स्टेट यही है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम हमारा क्या है, पानी, और पानी का कंडीशन क्या है, 1 बार प्रेशर, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्वांटिफाई हो रहे हैं, प्रॉपर्टी हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव।
मास से कोई लेना देना नहीं होता इसका। अभी देखो अभी तो असली खेल है। लो भैया, अभी तुम लोग क्या जान रहे हो, देखो अभी तुमको असली मजा तो अब आएगा। लो, चलो शुरुआत किया जाए। आज लाइन एकदम सीधी सीधी खिंचा रही है, देखे ना। तो एक दिन दो दिन गड़बड़ होगा, फिर अभी निकले गया। इतना भी तारीफ तारीफ से नहीं करना चाहिए खुद का, खुद का करो फिर मामला समझ लो ना बिगड़ जाता है। अब ये एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब कुछ भी ले लो, ये कुछ भी मान लो, ये सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यार, इसमें इस सिस्टम का कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर है, कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है। इस सिस्टम का कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है, कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है। अब एक और ले लो ना, अब एक और बनाना पड़ जाएगा ना, तो कैसे समझ में आएगा फिर। अब इसको एनालाइज करना है कि ये जो चारों टर्म लिखे गए हैं, ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। अब बात ये आती है, उतना ही बड़ा हम सिस्टम बनाते हैं, उतना ही बड़ा, ठीक है, उतना ही बड़ा अपन सिस्टम बनाते हैं। और सबसे पहला काम तो ये करते हैं, इसको एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ये हमारे दिमाग में लाइन चल रही है, ध्यान रखना। ये जो लाइन है, अब लिख दूं नहीं तो फिर तुम लोग फिर गड़बड़ कर दोगे, मुझे मालूम। लिखना पड़ेगा, ये सत्यानाश कर दोगे। ये जो है इमेजिनरी 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 लाइन, ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन। ये तुम सोच रहे हो कि सिस्टम बीच में एक लाइन बन गई है, एक लाइन मैंने बनाई है सिस्टम में, वो हम सोच रहे हैं, वो है नहीं, हम मान कर चल रहे हैं कि है। क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? तो हम ये करना चाह रहे हैं एक्चुअली कि सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड कर दिए एक इमेजिनरी लाइन से। अब हम देखेंगे इन चारों चीजों में क्या बदलाव आता है। देखो ध्यान से देखो, मास जो था, अब इधर वाले का m/2 हो गया, इधर वाले का भी m/2 हो गया। वॉल्यूम था, वो भी v/2 हो गया, v/2 हो गया। प्रेशर p/2 होगा क्या? सोच कर देखो, प्रेशर p/2 होगा क्या? टेम्परेचर t/2 होगा क्या? सोचो, सोचो ना। अरे कैसे हो जाएगा यार। अब तुम, मैं बोला ना, सिस्टम कुछ भी मान लो। एक कंटेनर लो, उसमें पानी भर दो, पानी से भरा वो कंटेनर है, बंद है एकदम, कंप्लीटली पैक्ड है, ठीक है, इंसुलेटेड नहीं है, पैक्ड है। अब सोचिए आप लोग, उसका कुछ प्रेशर है, उसका कुछ टेम्परेचर है सिस्टम का, उस पानी जो रखा हुआ है उसका कुछ प्रेशर है, कुछ टेम्परेचर है। 1 बार प्रेशर और 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये इसका एक पर्टिकुलर स्टेट पे है। अब यार एक बात बताओ, अब मैं वहां उस सिस्टम को मैं आधा सोचूं, आधा मतलब एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं उस कंटेनर में, और एक साइड देख रहा हूं और फिर उसी इमेजिनरी लाइन के दूसरे साइड भी देख रहा हूं। तो जब इस साइड में देख रहा हूँ इतने इतने पोर्शन को, एक रेक्टेंगल, जैसे ये वाला जो पोर्शन ना, ये वाला, मैं उसमें सिर्फ इतना पोर्शन देख रहा हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन देख रहा हूँ अपना, ठीक है। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना पोर्शन देख रहे हैं, कितना, एक सेकंड, तो पहले तो ये नौटंकी तो हो। उसमें अपन सिर्फ इतना पोर्शन देख रहे हैं, सिर्फ इतना, इतना पोर्शन। अभी हम इसको समझते हैं, पहले इतना पोर्शन अपन देखते हैं। जब इतना पोर्शन देख रहे हैं, तो यार एक बात बताओ, उसका प्रेशर था कितना, 1 बार, तो इधर वाले का प्रेशर बदल जाएगा क्या? आधे का हम देख रहे हैं, प्रेशर तो वही रहेगा ना यार, टेम्परेचर भी तो वही रहेगा ना यार, 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो लेफ्ट साइड का भी वही है, राइट साइड का भी, कुछ बदला थोड़ी ना, हम आधे पोर्शन को बस स्टडी कर रहे हैं, तो भी वही है, चीजें बदल नहीं रही हैं। लेकिन आधे का जब आप आधे का बोलोगे, मास कितना है, मास तो बदल गया ना यार। पहले का मास था मान लो 100 किलो, अब तुम उसके आधे पोर्शन को देख रहे हो तो 50 किलो हो गया ना। पहले 100 किलो था, 50 किलो हो गया। मास तो बदल गया ना। वॉल्यूम पहले था मान लो अगर 10 मीटर क्यूब, अब 5 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि तुम आधे पोर्शन को अब देख रहे हो। लेकिन जो प्रेशर उधर था पहले, वही लेफ्ट में भी रहेगा, वही राइट में भी रहेगा। और जब इमेजिनरी लाइन नहीं थी, तो पूरे सिस्टम का भी प्रेशर तो वो, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, वो एवरेज मॉलिक्यूल्स का होता है, पूरे सिस्टम का वो प्रेशर एक ही होता है। अब उसमें इमेजिनरी लाइन बना देते हो, जो कि लाइन एक्चुअली है नहीं, और आधे का पोर्शन का देखोगे तो प्रेशर तो वही रहेगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा। खेल है डेंसिटी का, डेंसिटी बताना पड़ेगा कि क्या है। ये क्वेश्चन देखो पूछ लेता है बार बार, बहुत पेपरों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले डेंसिटी को देखो कि डेंसिटी क्या नौटंकी कर रहा है। देखो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यार एक बात तो यार सोचने वाली बात है कि भैया मेरे, मास तो आपका है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मास है आपका एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव वॉल्यूम भी है आपका एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। लेकिन वो जब मैंने जब एक चार्ट बनाया, एक टेबल बनाया, तो उसमें मैंने डेंसिटी को कैसे बोल दिया कि ये इंटेंसिव। तो क्या मतलब एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देख लो ना यार, कैसे नहीं हो रहा है, देख लो, हो तो रहा है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। सामने देखो ना, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है, ये खोपड़ी में बैठा लो, क्योंकि ये पूछ दिया जाएगा, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव। और ऑप्शन में आपको इंटेंसिव मारना ही पड़ेगा, 90% लोग एक्सटेंसिव मार के आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या मारना है, इंटेंसिव। अब कैसे होता है देखो, उसी पीछे वाले अगर आप कंटेनर में देखिए, उसी कंटेनर से सब हो जाएगा। देखो ये कंटेनर देखो, इसको थोड़ा ऐसे, हाँ, कंटेनर को देखो, कुछ मत देखो, कंटेनर देखो, कंटेनर देखो यार, बस कंटेनर देखो तुम लोग, इतना बढ़िया बना है, तो सीधी लाइन नहीं खींच रही थी। तो कंटेनर को देखो, तो उसमें क्या था कि जब हमने इमेजिनरी लाइन बनाई, तो मास आधा हो गया, तो यहां लिखो कि मास आपका आधा हो गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपका आधा हो गया। तो टू और टू स्वाहा हो गए, टू और टू स्वाहा हो गए। तो क्या हुआ, क्या मिला हमें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हमें फिर मिला क्या चीज, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पहले क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बाद में अभी हमें क्या मिला, इमेजिनरी लाइन वाले के बाद, ये डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस केस के लिए है ना, इस केस के लिए है। और मैं जो इधर वाला बता रहा हूँ, वो इमेजिनरी लाइन मानने के बाद, ये वाला, ये वाला, उसमें भी हमको क्या मिला, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई मास आधा करने के बाद, मास आधा करने के बाद डेंसिटी में कुछ फर्क हुआ है? कुछ नहीं फर्क हुआ यार, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। श्योर शॉर्ट है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी, सीधी सी बात। और इससे एक बात और मालूम चलती है कि एक्सटेंसिव
बाई एक्सटेंसिव का जो रेशियो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। कमाल की बात, एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। अब आगे पढ़, आगे नहीं कूदो यार, उठाओ इसको फेंको, गुस्से में फेंक देना यार। हाँ, अब देखिए आगे। अब देखो, एक्सटेंसिव की बात हो गई। एक बात समझ में आ गया कि इंटेंसिव में हम मास की बात नहीं करेंगे, तो एक पॉइंट लिखते हैं पहले। चलो एक पॉइंट लिख ही दो यार, चलो इतना, फिर ये हो जाएगा कि भाई पॉइंट कुछ लिखवा ही नहीं रहा है। तो एक पॉइंट आप लिखिए कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, नहीं नहीं, पॉइंट लिखवाने से पहले एक चीज और, अभी तो असली खेल तो बचा ही रह गया है, पहले उसको कर लेते हैं। चलो सबसे पहले, ये तो समझ में आ गया डेंसिटी। अरे इसका तो नॉलेज नोटेंगे। ऑल ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, आर इंटेंसिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कोई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर कोई है, उसको अगर आप मास से अगर डिवाइड कर दोगे, अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, मतलब वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। अब जब मास से डिवाइड कर रहे हो तो मास तो गया ना यार, देख लो, कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लो, मैंने कहा था कि जितने भी एनर्जी हैं, जितने भी एनर्जी होते हैं, सारी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, सारी एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लो, मास से डिवाइड करोगे, मास स्वाहा हो गया, मास स्वाहा हो गया, बस बात खत्म, बस बात खत्म, मास स्वाहा हो गया, तो बस वो हुआ क्या यार। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो थी आपकी, उसको मास से डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिव बन गया, अब उसमें मास रह ही नहीं गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सीधी सी बात है। तो आगे और बात करेंगे, प्रॉपर्टी से कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उससे कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण को समझेंगे उसके प्रॉपर्टीज को। लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ दिमाग में आया होगा कि मैंने जो सारे टर्म जो लिखाए थे उसमें टेबल में, वो आप लोग को लग रहा होगा कि चलो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, लेकिन ये एनर्जी जो है, ये सारे वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कैसे यार इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आप लोग, ये कैसे मास पे डिपेंड नहीं करता। चलो देख लो यार, ये भी देख लो। देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, एक कार ले लो यार, चलो कार बनाते हैं एक पहले तो, देखते हैं आज कितनी भयानक ड्राइंग, ड्राइंग देखो है, हो गया सत्यानाश। देखो ड्राइंग बन रही है ना शानदार, एक कार बना ही देता हूँ आज। हो गया, टायर वायर का पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। तो ये आपका मान लो मर्सिडीज है, हाँ माल मानने में गया था, ये मान लो मर्सिडीज है। अब ये आराम से अपना जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा,
60 किलोमीटर प्रति घंटे से ही आपकी कार सुई से आगे आगे जा रही है। अब हमने बोला था कि जब भी आपको ये पता करना हो इंटेंसिव हो या एक्सटेंसिव हो, उसका मास आधा कर दो। मतलब अब क्या करेंगे अपन, मास आधा कर देंगे, मास आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, मास आधा कर देंगे। अब आपसे पूछा जाए लेफ्ट वाले का वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, गाड़ी के आगे के पोर्शन में, राइट पोर्शन ऑफ कार, उसकी वेलोसिटी कितनी है। व्हेन समबडी आस्क देन व्हाट यू विल आंसर, आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और पीछे वाले आधे पोर्शन की वेलोसिटी कितनी है, तो भी आप यही बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बोलना तो यही पड़ेगा। तो जब कार को आधा किए तो भी उसकी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, आगे पोर्शन में भी वही है, पीछे पोर्शन में भी वही है। मतलब उसका मैं मास को आधा कर रहा हूँ, मास को आधा करके देख रहा हूँ क्या उसमें कुछ फर्क पड़ रहा है। आधे मास में भी वही वेलोसिटी है, आधे मास में भी, पीछे वाले आधे मास में भी वही वेलोसिटी है। तो मास को आधा करने से उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगर जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आगे, मास को आधा करने में बदलाव होगा। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब ऐसे ही आप देख लो यहीं पे, इसको पहले थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, थोड़ा कभी कभी ध्यान से देख लेना चाहिए। अब बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल थर्मल मेरे भाई ये सब कोई नहीं बताएगा यार, समझो इस बात को। वो टेबल के आगे कोई जाएगा ही नहीं, पता ही नहीं है। बताने के लिए पता भी तो होना चाहिए। पढ़ लिए हैं बस सब लोग, पता कुछ है नहीं, और कहाँ पढ़े हैं भगवान मालिक हैं। कोई नहीं बताएगा ये सब, इसलिए समझ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ लो यार। थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये पूछे कोई इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, तो मैं ओरली बताता हूँ थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट, ये शो करता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस थर्मल कंडक्टिविटी का ये है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट हीट। मतलब आपका जो मटेरियल है वो हीट को कंडक्ट करा पा रहा है कि नहीं, वो जो प्रॉपर्टी है वो थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी ये प्रॉपर्टी है, वो कितना हीट को कंडक्ट करा पाता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत तगड़ा एग्जांपल होगा। तो जानते हो यार एग्जांपल तो अपना तगड़ा होता है, एग्जांपल अपना तगड़ा होता है। ये ले लो एक कढ़ाई, कढ़ाई में सब्जी वब्जी बनाते हो ना, कढ़ाई में आप सब्जी बनाते हो कि नहीं बनाते हो ये बताओ। और ये पकड़ने वाला कढ़ाई है, ये कढ़ाई कढ़ाहा जो लेना हो ले लो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो लेना हो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। कौन सी प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। अब आप इसको जो है कढ़ाहा में कुछ आपका बना रहे होगे, जो भी बना रहे हो, अब इसको आप गर्म कर रहे हो। तो ये जो मेटल है ना आपका, ये मेटल, मेटल का काम ही है कि हीट को कंडक्ट कराना। तो हीट इससे गुजरेगा, कंडक्शन होगा, कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन, कंडक्ट कर रहा है, और ये हीट को यहाँ पहुंचा देगा। आपकी सब्जी उब्जी गर्म हो जाएगी, जो भी आपका इसमें पानी वानी गर्म कर रहे होगे, मैगी बना रहे होगे, अपना गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अगर छू लिए ना, इसके हैंडल को, या फिर इस हैंडल को अगर आप छू लिए, तो आपको बहुत हॉट फील होगा। ये हॉट वो मजा वाला हॉट नहीं है, ये बैंड बजाने वाला हॉट, हालत खराब कर देगा, बहुत गर्म महसूस होगा आपको। तो ये इस कंटेनर की प्रॉपर्टी थी कि वो कितना हीट कंडक्ट करा पाता है। मतलब पहले आपका जो मान लीजिए कढ़ाई अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो अब ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गया है, इसका ढक्कन। अब इसको अगर छुओगे ना, हाथ जल जाएगा। अब एक सोचो, एक बात मैंने कहा ना, मास आधा करो, क्या मास में कोई फर्क पड़ेगा मेरे भाई, सोचो।
मास को आधा कर दो, काम खत्म। एक बात बताओ, मास को आधा करने से कुछ फर्क पड़ा है? अगर आप गर्म करते हो तो भी उतनी ही स्पीड से कंडक्ट कराएगा जितने पहले से कंडक्ट करा रहा था, जितनी स्पीड से, जितनी देर में ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड बना आपका ये ढक्कन। आधा कर लोगे, सिर्फ आधे को गर्म करोगे ना, आधे को, तो भी ये उतने ही टाइम पे इसको भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचाएगा। जाना ज्यादा टाइम लेगा ना कम टाइम लेगा, लेगा उतना ही। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं है। एबिलिटी इसकी उतनी ही रहेगी हीट को कंडक्ट कराने में। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। देखो ये सब कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ ये चीजें याद रहें यार। ठीक है, ऐसे पढ़ोगे फिर से चीजें हैं। और ऊपर नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया? नया पेज लेना पड़ेगा क्या? ठीक है, आपको इतना इतने बढ़िया तरीके से समझाया जाता है। अच्छा, इधर भी है। चलो, इधर तो अब मैं बात करूंगा आपके वेलोसिटी हो गया, थर्मल। अब विस्कोसिटी देख लो। विस्कोसिटी तो बहुत इजी है यार मेरे हिसाब से। विस्कोसिटी, अब उधर मैं म्यू लिखा था, म्यू लिखा था ना उधर। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उसको जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे लगाता है ताकि फ्लो ना हो पाए, उसी को तो विस्कोसिटी कहते हैं ना। उसी को तो विस्कोसिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक कहीं फ्लो हो रहा है, अरे यार ये कुछ ना कुछ नौटंकी होता ही रहता है। जैसे मान लो कहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, कहीं फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। अब ये जो लेयर्स हैं, सोच कर देखो यार, सोच कर देखो, बिना जब तक फील नहीं करोगे ना चीज़ों को, मज़ा नहीं आएगा समझने में। सोच कर देखो, क्या करोगे फिर से वही वही कहानी, घर घर की कहानी। वही चीज़ बदलेगी थोड़ी ना, कुछ कुछ नहीं बदलेगा। मतलब जो विस्कोसिटी, जो रेजिस्टेंस नीचे वाला लेयर ऊपर वाले लेयर पे लगा रहा था, जो ये टू था वन पे लगा रहा था, जितना विस्कोसिटी पहले, मतलब ये लाइन खींचने से पहले, वो बाद में भी उतना ही लगाएगा। आप जब आप इतने इतने पोर्शन को बस देख रहे हो, राइट, राइट वाले पोर्शन को जब देख रहे हो, तो ये उतना ही विस्कोसिटी लगाएगा। विस्कोसिटी बदल जाएगा यार, पानी ज़्यादा करोगे तो विस्कोसिटी बदल जाएगा? नहीं। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड में भी देख लीजिए, उतना ही विस्कोसिटी लगेगा, विस्कोसिटी नहीं बदलेगा यार। इसलिए तो विस्कोसिटी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई ना, इसलिए तो ये इंटेंसिव है, ये नहीं बदलेगा। अगर हमारा इतना बस सिस्टम था और ये फ्लो हो रहा है, तो जितना विस्कोसिटी लगा रहा था उतना ही इधर भी लगाएगा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। चाहे आप उस फ्लो में पूरे को देखो, एक पाइप फ्लो हो रहा है, एक पाइप फ्लो है, मान लो ये पाइप फ्लो है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है। तो इस पाइप में इस पाइप में एक सेकंड, कौन भी ऐसे टाइम पे आता है। तो इस पाइप में आप देख रहे हो, एंट्री इधर, एग्जिट इधर। अब मैं इसको जब पहले मैं देख रहा था तो कुछ विस्कोसिटी जो लग रहा था, अब फिर इसको मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई, फिर मैं लेफ्ट साइड में भी देख रहा हूँ, राइट साइड में भी देख रहा हूँ, लेकिन विस्कोसिटी उतनी ही लग रही है जितना पहले लग रही थी। कुल मिला के मतलब ये।
मतलब मास आधा कर देने से उसमें बदलाव नहीं आएगा। तो ये विस्कोसिटी हो गया। अब अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी अगर देखो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के टेबल में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साइड लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी मास डिपेंडेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यार, अगर तुम कहीं से ऊपर से पत्थर अगर फेंक दो ऊपर तो नीचे आएगा, क्योंकि एमजी फोर्स उसमें लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल है, उसको नीचे की ओर खींचेगा, एमजी फोर्स को नीचे की ओर खींचेगा और जमीन पे गिर जाएगा पत्थर। अब मास ज्यादा होने से क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है भाई। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो आप देखिए, लीजिए 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 लीजिए, और यही अगर डिवाइड बाई, क्योंकि ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसी को अगर मास से आप डिवाइड कर दोगे जब, तो यही बन जाएगा क्या? इंटेंसिव। यही बन जाएगा क्या? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव डिवाइड बाई पर यूनिट मास, यही बन जाएगा इंटेंसिव, क्योंकि यही बन गया क्या? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बन गया ना ये। पर यूनिट मास कोई भी चीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। और ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे अगर ऐसे लिखा हो स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऐसे लिखा हो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक, मतलब किसी भी चीज का स्पेसिफिक लगा दिया ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी पहले, लेकिन अब वो इंटेंसिव हो जाएगी क्योंकि पर यूनिट मास हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखो यार, तुम एक काम करो, अपने सर के ऊपर आप 1 ग्राम का पत्थर लो और अपने सर के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई से अपने सर के ऊपर आप फेंकिए उस पत्थर को, ऐसे 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 ऊपर से ऐसे गिराइए। देखो चोट लगती है क्या? नहीं लगेगी। मतलब लगेगा, मतलब ज्यादा नहीं लगेगा। अब आप 5 किलो का पत्थर लीजिए और सर पे खोपड़ी पे अपने गिराइए 5 मीटर की ऊंचाई से, और देखिए फिर खोपड़ा ना खुल गया तो बताना। तो फर्क आया ना, मास मास बढ़ा देने में फर्क आया ना। मास घटाओ या मास बढ़ाओ, फर्क आ रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी बढ़ गई ना भाई। भाई देखो, अगर आप हाइट को कांस्टेंट रखते हो, जी तो आपका कांस्टेंट होता ही है, अब मास को आप बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? बिल्कुल बढ़ेगी। और ऐसे ही आप ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही आप ले लीजिए काइनेटिक एनर्जी। देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी को आप मान लो क्या, वेलोसिटी को आप ले लीजिए, वेलोसिटी को आप कर दो कांस्टेंट, कांस्टेंट कर दो वेलोसिटी को, वेलोसिटी को कांस्टेंट। एज्यूम कर रहे हैं अपन, एज्यूम कर रहे हैं समझने के लिए, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब मास पे फोकस करो मेरे भाई, मास को फोकस करो। देखो इसमें जो सिविल के स्टूडेंट होंगे ना, बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाना विस्कोसिटी और ये सब में फ्लो और ये सब अपना ओपन चैनल ये सब, वो यहाँ नहीं काम करेगा, ये थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है ना। वो वाला दिमाग मत लगाना, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हो तो उसके बहुत सारे एजम्पन्स होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग वो सब पढ़ते नहीं हैं, हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पेपर में जाता है वही पढ़ते हैं, और पढ़ना भी वही चाहिए क्योंकि पेपर निकालना है। पीएचडी करना होगा तो बात अलग है। और थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाया जाता है, मैंने बताया नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने से पहले भी बहुत सारे एजम्पन्स होते हैं, 100-200 एजम्पन होते हैं, वो कोई काम का नहीं है ना। इसलिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से सोचो। नहीं तो हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स में ओपन चैनल फ्लो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैकेनिकल में ओपन चैनल नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। कि हम लोग का सोचने का तरीका अलग होगा, आपके सोचने का तरीका अलग होगा, इस बात को समझना। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे कुछ ऐसा आप अपना सब्जेक्ट का सोचोगे, नहीं ये जनरल इंजीनियरिंग है, उस हिसाब से सोचिए जनरल तरीके से। बहुत हाई फाई यहाँ साइंस नहीं दिखाना है, नहीं तो आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब मैं क्या बोला कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मेरे भाई, तो मास को अगर आप मान लो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ना, काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो भी आपका जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने पहले ही कहा था, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। चलो इसको लिख ही लो यार,
जब इतनी बड़ी बात है और हर सारी बात घूम फिर के वहीं आ रही है, चलो इसको लिख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर ऐसी बात है तो लिख लो। चलो, ऑल टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। एनर्जी किसी भी टाइप की होगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग ये एक कंटेनर ले रहे हो, आप कंटेनर, इंटरनल एनर्जी समझिए, जो सिस्टम कैरी करता है उसमें कोई गैस है। अब ये जो गैस में मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, घर्षण पैदा हो रही है, फ्रिक्शन पैदा हो रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसका कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगा। इंटरनल एनर्जी मतलब जो एनर्जी विच इज कैरिड बाय द सिस्टम, जो पहले से उसका एनर्जी होता है। अब इसी में अगर यार मैं हीट ट्रांसफर कर दूं, अगर कुछ हीट और दे दूं, तो इंटरनल एनर्जी तो उसकी बढ़ जाएगी ना मेरे भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में भी समझना है कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। मैंने पहले ही कह दिया ना, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव। अब देखो, इसको 20 से आप करो डिवाइड, इमेजिनरी लाइन। तो जब मॉलिक्यूल्स, ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे तो उसकी ज्यादा इंटरनल एनर्जी थी, ज्यादा एक दूसरे से टकरा रहे थे। जब मॉलिक्यूल्स कम हो गए, आधे हो गए, अब मैं आधे मास में देख रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसकी इंटरनल एनर्जी अब उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी, क्योंकि पूरे सिस्टम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, अब कम है। तो अब आधे में जब आप देखोगे तो वो इंटरनल एनर्जी नहीं रहेगी ना मेरे भाई, जितनी पहले थी, वो कम हो गया। इसलिए जब मास का फर्क पड़ रहा है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने पहले लिख दिया है, रामबाण लिख दिया है, भाई कंफ्यूजन आ रहा है। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स। एक टर्म और याद रख लो, एक टर्म बहुत जरूरी है, वो है आपका इंथैल्पी। इंथैल्पी बेसिकली, क्योंकि इसको मुझे नहीं पता कि यार सिविल वाले पढ़ते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैकेनिकल वालों के लिए। इंथैल्पी, इंथैल्पी दे जानते हो क्या होता है? फ्लो कराने में जो एनर्जी लगती है, सीधे सी बात ये, फ्लो कराने में जो एनर्जी लगती है उसको इंथैल्पी बोलते हैं। और ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। और अगर हम इसी के आगे अगर हम लिख दें स्पेसिफिक, इसी के आगे अगर हम लिख दें क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये इंटेंसिव हो गया ना, क्योंकि ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। ठीक है। इससे अब आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव में कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम वही टेबल ही है, टेबल और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया, इतना याद रख लो, बस काम हो गया। और उस बहुत डेप्थ मैंने समझाया कि एक एक प्रॉपर्टी को समझाया। अब इंथैल्पी में बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता कुछ काम का है नहीं। बस ये जान लो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंथैल्पी, और स्पेसिफिक लग गया तो वो इंटेंसिव होता है। अब मैं बताऊं कि इंथैल्पी होता क्या है, पूरा उसका ओपन सिस्टम पढ़ाना चालू कर दूं, फिर वो बहुत डेप्थ में चला जाएगा, कोई मतलब है नहीं। जनरल इंजीनियरिंग में उसका कोई यूज ही नहीं है। 1 घंटे की चीज़ मैं बताऊं, और आना क्वेश्चन यही है, मुझे मालूम है। बाकी आगे थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही कि एक्सटेंसिव क्या होता है, आपके सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ में जब फ्लो वर्क पढ़ाएंगे तो बताएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन बात करेंगे, अब किसकी बात करें, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक के। हाँ, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो, अब हम लोग समझ चुके हैं प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो अब अपन सीधे प्रॉपर्टीज में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, दे डू नॉट दे डू नॉट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन
दे डू नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री, they do not depend upon past history as well as path, किस पाथ से प्रोसेस हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, किस पाथ से प्रोसेस हो रहा है कोई लेना देना नहीं। अगर सिस्टम का एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगा उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन क्यों है? क्योंकि देखो यार, ग्राफ से ही समझ लो। देखिए मान लीजिए एक ऐसा है प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये एक स्पेसिफिक, एक मतलब आपका एक स्टेट वन स्टेट टू। अगर आपका और स्टेट आपका मान लो ये वाला स्टेट थ्री, ऊपर आना पड़ जाएगा, ये स्टेट थ्री आपका। अब पहला से ऐसे ऐसे गया, फिर ये प्रोसेस आपका ऐसे हुआ, तो जब स्टेट वन में था, स्टेट वन में था आपका सिस्टम, जब उसका प्रेशर कुछ था रहा होगा स्टेट वन में, और स्टेट वन में कुछ वॉल्यूम रहा होगा, तो प्रेशर भी ऐसा कुछ रहा होगा, कुछ वॉल्यूम भी रहा होगा। और जब स्टेट टू में पहुंचा तो उसका प्रेशर चेंज हो गया ना। जब भी स्टेट चेंज होगा तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। और अगर सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे ये आप देखिए वन और थ्री में, देखिए वन और थ्री में देखिए प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम लेकिन चेंज हुआ, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज हुई, प्रेशर नहीं चेंज हुआ, सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज हुई, लेकिन स्टेट चेंज हो गया। स्टेट वन था स्टेट थ्री हो गया, स्टेट चेंज हुआ ना। तो एक भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होगी तो स्टेट चेंज होगा। और प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन क्यों है? एक भी स्टेट चेंज होगी तो, मतलब एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो स्टेट चेंज होता है। क्योंकि पॉइंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि पॉइंट वन एक स्टेट, पॉइंट टू एक स्टेट, तो इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम है, इसका कुछ प्रेशर वॉल्यूम है, इसलिए प्रॉपर्टीज पॉइंट पे डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना ही देना नहीं है। ये कहाँ से आया था कहाँ जाएगा ऐसे लेना देना नहीं है, ये कहाँ पहुंचा अब कहाँ है वो उसका स्टेट है। जैसे वन से अगर टू में जाना है, वन से अगर टू में जाना है तो ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन हम प्रोसेस कुछ भी रहा हो, किसी भी रास्ते से आया हो, कोई भी पाथ हो, पाथ कोई भी हो, आप कहाँ पहुंचा है, अब कहाँ पहुंचा है, बस प्रॉपर्टी को इस बात से मतलब है कि अब कहाँ है, स्टेट उसका अभी क्या है एट प्रेजेंट। तो सर टू पॉइंट में है, स्टेट टू में है, तो उसका प्रेशर उसका वॉल्यूम वो देखेंगे हम। प्रॉपर्टी को इससे मतलब है, उसका प्रॉपर्टी बदल गया। तो ये होता है प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन पास्ट हिस्ट्री एज वेल एज पाथ। इसको पाथ से प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड पॉइंट्स। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज आपका पूरा, प्रॉपर्टीज जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बचा है वो देख लेता हूँ मैं। सब हो गया आपका। तो एक पॉइंट आप और लिख लो, फालतू में कुछ बचना नहीं चाहिए ना यार। जब मैं अब लिख रहा हूँ इतना तो आप लोग भी लिखा करो ना। पीडीएफ क्या करोगे लेकिन, दे दूंगा मैं, मुझे रख कर कोई क्या मिलेगा। लेकिन थोड़ा मेहनत करो, जब टीचर आपका मेहनत कर रहा है तो आप भी करो, याद रहेगा चीज़ें। खुद के लिखा हुआ अलग ही मतलब है। प्रॉपर्टीज आर बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये अंग्रेजी है और
क्या वह बात तो वही है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब डिपेंड अपॉन एंड पॉइंट। वो तो मैं बता ही दिया आप लोग को पहले ही। लेकिन फिर भी लिखने में क्या होता है ना कि अब मैं बोल रहा हूँ डिपेंड अपॉन एंड पॉइंट्स ओनली, तो ये तो मैंने बता दिया। अब वो लिख देगा वो क्वेश्चन में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो हो गया, फिर तुम लोग बोलोगे कि अरे पढ़ाया नहीं था। अब आपसे अगर बोल दिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर बोल, मैं काटा नहीं हूँ, ये हाईलाइट किया हूँ, ठीक है ना, ये हाईलाइटर है। तो डिपेंड अपॉन पॉइंट्स ओनली, जो पॉइंट में डिपेंड करता है। अब आपसे थोड़ी ना बोल देगा कि आप इसकी प्रॉपर्टी बताओ प्रोसेस की। हाँ, किसी पॉइंट की आप बता सकते हो, प्रोसेस की नहीं बता सकते कि भाई आपका जब यहाँ से यहाँ तक गया, इस प्रोसेस की प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट की होती है। ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है। अब 3 पॉइंट का हम देख रहे हैं, बीच में भी हो सकता है। प्रोसेस से हमें मतलब नहीं है इसमें, इसमें हमें मतलब है पॉइंट्स। ठीक है, सब्बा खैर। और आपका आज का प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया, अच्छे से पढ़ा दिया गया आपको अच्छे से। अब मतलब ऐसा है कि प्रॉपर्टीज़ में आपको कभी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप लोग कितना समझ में आया, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ और पढ़ाना रह गया हो, या फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्लियर कट लिखे करिए। ये मत सोचा करो, ये कभी मत सोचना कि यार टीचर को बुरा लग जाएगा। अरे क्या बुरा लगेगा यार, समझ में आना चाहिए आपको, बस सीधी सी बात ये है। आप पेपर आप लोग देने जाओगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे हम लोग बेसिक्स अच्छे से कवर कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा सारी चीज़ें। आगे भी जो चीज़ें होंगी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टेंशन फ्री लो, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन मिलेंगे। इन सब चीज़ों को रिवीजन करिए, क्योंकि कैरियर आपका यही बनाएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।